गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक एक्सरे रेडियोग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज शायद एक्सरे रेडियोग्राफी का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के एनडीटी का सिलेबस लगभग ओवर हो जाएगा। हम लोगों का कुछ इसमें से हिस्सा रह जाएगा, जैसे एकॉस्टिक एमिशन टेक्निक है, तो उसमें सिंपली क्या है कि एक तरीके की साउंड, उसमें रिंगिंग जो टेस्ट था हमारा उसी को यूज किया गया था, उसमें सेंसर का लगा करके। ठीक, तो यदि वो बहुत कम पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, कभी कभार ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो उनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे यदि टाइम रहा तो। क्लियर? तो और एक शायद होलोग्राफी रह जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद से हम लोग अब टारगेट करेंगे टीक्यूएम को। किसको? टीक्यूएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक है एक्सरे में, जिसको हमें डिस्कस करना है रिमेनिंग टॉपिक्स को, तो उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें देखना है एल्यूमिनेशन ऑफ इमेज ऑफ एक्सरे फिल्म। किसी भी एक्सरे फिल्म में जो आपने इमेज रिकॉर्ड की है उसको कैसे देखा है। यदि उसको क्लियरली देखना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक, तो किसी भी यदि एक्सरे फिल्म में से आपको इमेज को प्रॉपर मैनर में देखना है तो सबसे पहला तो निश्चित तौर पे होना चाहिए कि उसको कहाँ देखना चाहिए? व्यूड इन अ लाइट बॉक्स, किसी लाइट बॉक्स में ही देखना चाहिए। ठीक है, कभी आप देखते हैं डॉक्टर क्या करता है, जब आपसे एक्सरे फिल्म लेता है तो किसी लाइट सोर्स जो वहां पे अवेलेबल होता है, खिड़की या विंडो, उसकी तरफ क्या करता है, उसी तरफ लेके जाता है। जबकि देखने का तरीका क्या है कि रियल में उसे नीचे से कहीं से एक लाइट सोर्स आना चाहिए, उसके ऊपर क्या रख करके आपको कुछ इस तरीके से कि एक लाइट बॉक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक लाइट सोर्स होना चाहिए जो लाइट इमिट करेगा। ठीक है, आपकी फिल्म यहाँ पे प्लेस की जानी चाहिए। ठीक, और ऊपर से इसे व्यू करना चाहिए। ठीक, ताकि वो क्लियरली इमेज क्लियर हो पाए। ठीक, एक तो लाइट बॉक्स में देखना चाहिए। दूसरा, जिस जहां पे देख रहे हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए? एरिया शुड बी क्लीन। जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए? जितनी भी आपको एक्सेसरीज रिक्वायर्ड हैं, एक्सेसरीज रिक्वायर्ड, एक्सेसरीज में कौन कौन सी? जैसे मैग्नीफाइंग एड्स, जो आपके मैग्नीफाइंग ग्लासेस या जिसकी भी जरूरत पड़े, उन सबको कैसा होना चाहिए? मैग्नीफाइड एड्स जितने होने चाहिए, ईटीसी शुड बी प्लेस नियर। जब भी आप इमेज को देखने की कोशिश कर रहे हो तो जितने भी आपको एक्सेसरीज की जरूरत है, पॉइंट मार्कर्स या मैग्नीफाइंग एड्स, माइक्रोस्कोप, जो भी आपको चाहिए वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे? वहां से प्रॉपर मैनर में आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा और चौथा चीज होनी चाहिए इंपॉर्टेंट कि कॉटन ग्लव्स मस्ट बी यूज्ड टू प्रिवेंट फिंगरप्रिंट्स ऑन एक्सरे फिल्म। क्या जनरली हम लोगों की गलती क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं, बिना कॉटन के ग्लव्स के या किसी भी तरीके के ग्लव्स पहने ही हम लोग क्या करते हैं, उसे देखते हैं तो क्या होता है, एक्सरे फिल्म में हमारे फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी एक्सरे फिल्म जो इमेज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? डिटेरियोरेट होती चली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? आपकी एम्बिएंट लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एम्बिएंट लाइटनिंग मस्ट बी प्रॉपर, यानी जहां पे आप इमेज देखेंगे, ठीक, वहां पे कैसी होनी चाहिए? लाइट अच्छी होनी चाहिए, एम्बिएंट लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, क्लियर? इमेज जब हम लोग लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, उस समय क्या हो रहा था, हम लोग कहां पे थे? डार्क रूम में थे। लेकिन जब इमेज देखने की बात आएगी तो हमें एम्बिएंट जो लाइट होनी चाहिए वहां पे क्या होनी चाहिए? प्रॉपर मैनर में लाइट होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फिल्म व्यूअर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या उसमें लगा हुआ है, ये सारी चीजें की नॉलेज होनी चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज। क्लियर? हम लोग भी क्या करते हैं, यदि मान लीजिए आपने किसी हड्डी का स्कैन कराया, ठीक, एक्सरे स्कैन कराया, आप उसे देखते तो हैं, क्या आपको कोई नॉलेज पता होती है? नहीं पता चलती। क्यों? क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि वो जोड़ किस तरीके से जुड़े हुए हैं।
क्या हमें आइडिया होता है क्या? तो यदि हमें बात करनी है कि यदि मैं फिल्म देखना चाह रहा हूं तो निश्चित तौर पे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी लगाई गई है, यदि वो मुझे पता नहीं होगी तो मैं फिल्म से कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकता। जैसे डॉक्टर ही जान सकता है कि इस एक्सरे फिल्म में कहाँ पे डैमेज है, किस तरीके का डैमेज है, ठीक, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कहाँ किस जोड़ पे किस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, ठीक, किस तरीके का फ्रैक्चर क्रिएट हो सकता है। क्लियर? हमें नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि हमें उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है कि वहां पे किस तरीके के जोड़ होते हैं, कैसे होने चाहिए, किस तरीके से अरेंज होने चाहिए, हमें नहीं पता होता। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सरे फिल्म से कोई भी नॉलेज नहीं निकाल पाते। क्लियर? ठीक, इसके बाद बात करते हैं, एक टर्म आता है स्कैटरिंग फैक्टर। क्या आता है? स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में। ठीक, स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है ये स्कैटरिंग फैक्टर? तो हमें पता है कि जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सरे यदि डालते हैं, ठीक, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट में एक्सरे डालते हैं तो क्या होती है, वो एक्सरे बीम अटेन्यूएट होती है। कैसी अटेन्यूएट होती है? स्कैटरिंग होती है उसकी, ठीक, स्कैटरिंग होगी। कई तरीके की स्कैटरिंग, फोटोग्राफिक इफेक्ट के थ्रू भी अटेन्यूएट हो सकती है, पेयर प्रोडक्शन कर सकती है, कॉम्पटन स्कैटर बैक कर सकती है, या फोटो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक, तो या फिर रियलाइज स्कैटरिंग हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होती है, वेव क्या होती है हमारी, अटेन्यूएट होती है। क्लियर? तो यदि मुझे बात करनी है, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग फैक्टर, स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में तो मुझे पता है कि कहीं पे भी यदि बात कर रहे हैं तो हमारी क्या होती है, यदि मैंने एक्सरे कहीं पे पास कराई, वेन एक्सरे पास, एक्सरे क्या कर रही है, पास करती है, वेन एक्सरे पास, तो क्या होता है, उसमें अटेन्यूएशन होता है। क्या होता है? अटेन्यूएशन अकर करता है। अटेन्यूएशन क्या? लॉस ऑफ एनर्जी सिंपली। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी सिंपली क्या होगी, हमारे जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में पड़ रही होगी उसकी यूनिफॉर्मिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्मिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है, यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, यानी आप यदि इस तरीके के एक ऑब्जेक्ट में एक्सरे बीम डाल रहे हैं, ठीक, और वही एक ऐसे तरीके के ऑब्जेक्ट में यदि आप एक्सरे बीम डाल रहे हैं, तो दोनों ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स में स्कैटरिंग का फिनोमिना यानी अटेन्यूएशन का फिनोमिना अलग अलग होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे आपने एक्सरे बीम डाली तो वो क्या होगा, इवनली स्प्रेड करेगी, जबकि यहाँ पे क्या होगी, एक्सरे बीम यदि पड़ेगी तो उसमें क्या होने वाला है, एक अनइवन स्प्रेडिंग होने वाली है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग भी अलग अलग तरीके से होगी। और जब स्कैटरिंग अलग अलग तरीके से होगी तो अटेन्यूएशन भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से होता है। अब यदि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में आपने जब रेडिएशन डाला तो कुछ रेडिएशन तो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ रेडिएशन क्या होने वाला है, ट्रांसमिट करने वाला है, और कुछ रेडिएशन क्या होने वाला है, स्कैटर्ड होने वाला है। यानी यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट में यदि आपने एक्सरे रेज डाली हैं, ठीक, तो वो दो काम करेंगी। एक पार्ट तो क्या जाने वाला है, क्या होने वाला है, वो क्या करेगा, वन पार्ट ट्रांसमिट करने वाला है, एक पार्ट क्या होने वाला है, ट्रांसमिट करने वाला है। और जो पार्ट ट्रांसमिट करेगा वही पार्ट आपकी इमेज को क्रिएट करता है। ठीक, तो ये क्या करना है, ट्रांसमिट जो पार्ट करता है वही इमेज क्रिएट करेगा। ठीक, जो पार्ट एक्सरे बीम यदि पड़ी और ट्रांसमिट करती हैं, तो वही जो ट्रांसमिट करती हैं वही इमेज क्रिएशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, वही इमेज क्रिएट करती है। वही दूसरा पार्ट, एक पार्ट होगा जो स्कैटर्ड होगा, क्या होने वाली है, जिसकी स्कैटरिंग होने वाली है। यदि ये पार्ट स्कैटरिंग हुआ, मान लीजिए ये जो रेडिएशन है वो टोटल आर है, तो आर का कुछ पोर्शन यानी आरटी मान लिया मैंने, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, तो वो क्या करेगा, इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करने वाला है। वही दूसरा पार्ट क्या होने वाला है, स्कैटर्ड होने वाला है, यानी स्कैटरिंग होने वाली है। तो ये क्या करने वाला है, ये नन इमेज क्रिएशन में हेल्प करेगा, मतलब किसी भी तरीके की इमेज क्रिएट नहीं करता। ठीक, जो पार्ट ट्रांसमिट होगा वही पार्ट आपका क्या करने वाला है, इमेज क्रिएशन में हेल्प करेगा। दूसरा पार्ट आपका क्या है, स्कैटर्ड हो रहा है, वो इमेज क्रिएट नहीं करेगा। यानी यदि मैंने मान लिया
कि ये पार्ट है जो स्कैटर होने वाला है वो आर एस है। यानी यदि आपका टोटल रेडिएशन आर है तो आर के दो पार्ट हैं, एक क्या होने वाला है, ट्रांसमिट होने वाला है, दूसरा क्या होने वाला है, स्कैटर्ड होने वाला है। क्लियर? तो इस टोटल रेडिएशन से आपका इमेज क्रिएशन सिर्फ किससे होगा, आरटी से। तो यदि मैं एक फैक्टर डिफाइन करूं, स्कैटरिंग रेडिएशन फैक्टर, स्कैटरिंग रेडिएशन फैक्टर, ताकि मुझे यह पता चल सके कि कितना फैक्टर मेरा यूटिलाइज हुआ इमेज क्रिएशन में, तो उसके लिए एक रेशियो डिफाइन किया गया आरटी अपॉन आरएस। यानी कितना फैक्टर आपका, कितना पोर्शन आपका है किसमें, इमेज क्रिएशन में गया, और कितना पोर्शन आपका स्कैटर्ड हुआ है, इसमें एक जानकारी निकालने के लिए हमने एक फैक्टर डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग रेडिएशन फैक्टर। और मुझे पता है ये एसआरएफ की वैल्यू यानी स्कैटरिंग रेडिएशन फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होने वाली है, इमेज क्वालिटी भी इनहेंस करने वाली है, इमेज क्वालिटी उतनी ही इनहेंस करेगी। वहीं क्यों, क्योंकि आरटी आपका कहां पे, जरा चेक करिए, ऊपर है। ठीक, यदि इसका स्कैटरिंग रेडिएशन फैक्टर आपका बड़ा आएगा इसका मतलब आपका आरटी बड़ा है, एसआरएफ यदि बड़ा है इसका मतलब आपका आरटी बड़ा है। इसीलिए जब ट्रांसमिशन अच्छा होगा तो इमेज क्वालिटी क्या होगी, अपने आप अच्छी होने वाली है। वहीं यदि मैं कहूं कि आरटी यदि आपका लेस है तो एसआरएफ भी आपका क्या हो जाएगा, लेस होना शुरू करेगा और इमेज क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, यानी पुअर होने वाली है। क्लियर? ठीक, तो ये दो टर्म होते हैं। एक तो हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से इमेज देखनी है, तो लाइट बॉक्स होना चाहिए प्रॉपर मैनर में। ठीक, वहां पे एरिया भी क्लीन होना चाहिए, एम्बिएंट की लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए वो भी प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, कॉटन ग्लव्स पहन करके हमेशा देखना चाहिए। ठीक, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो एक्सेसरीज की वो भी हम बिल्कुल पास रख लें। क्लियर? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि इमेज व्यूअर है जो इमेज को देखने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी क्या है। बिना आप उस ऑब्जेक्ट की जानकारी के आप उससे कोई भी रिजल्ट गेन नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया स्कैटरिंग फैक्टर। स्कैटरिंग फैक्टर सिंपली क्या है, एक ऐसा फैक्टर जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना पोर्शन आपका ट्रांसमिट होने वाला है, और क्योंकि मुझे पता है जो पोर्शन ट्रांसमिट होगा रेडिएशन का वही मेरा क्या करेगा, इमेज क्रिएशन में हेल्प करता है, बाकी क्या करेगा, ब्लरिंग में हेल्प करेगा। स्कैटर्ड जितना रेडिएशन होगा वो क्या करेगा, इमेज को ब्लर कर देता है, यानी किसी भी तरीके की इमेज क्रिएशन में हेल्प नहीं करता। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि एक ऐसा फैक्टर डिफाइन किया जाए, एक ऐसा फैक्टर कैलकुलेट किया जाए कि भाई यदि इमेज इतनी क्रिएट करनी है तो आपका एसआरएफ कितना होना चाहिए, इमेज क्वालिटी ऐसी चाहिए, तो एक किसी फैक्टर के बारे में बात कर ली जाए। इसीलिए स्कैटरिंग रेडिएशन फैक्टर बनाया गया कि यदि मान लीजिए कि ये 0.5 है तो इमेज क्वालिटी इतनी होगी, यदि ये 0.6 है तो इमेज क्वालिटी ऐसी होगी, 0.2 होगी तो फिर इमेज क्वालिटी बेकार होगी। ये सब चीजों को बताने के लिए हमने क्या किया, एक स्कैटरिंग फैक्टर डिफाइन किया जो सिंपली क्या है, रेशियो है जो किसका, कितना हमारे रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है टू दी कितना रेडिएशन हमारा स्कैटर्ड हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो अब बात करते हैं कितनी तरीके की रेडियोग्राफिक टेक्निक्स यूज की जाती है। ठीक, किसकी बात करते हैं, कितनी तरीके की रेडियोग्राफिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी सबसे जो कॉमन टेक्निक है इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक। क्या है, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक। दरअसल क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि जनरली एक्सरे कर रहे होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब किसी छोटी हड्डियों का एक्सरे कर रहे होते हैं तो उनके साइज कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होता है, मुझे वहां पे बड़ी इमेज देखने की जरूरत पड़ती है, और जब मुझे बड़ी इमेज चाहिए तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ता है, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। किसका, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक का। तो देखिए इसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक सबसे पहली जो यहाँ पे फोकस होता है, ये फोकस कैसा होता है, माइक्रो फोकस होता है। कैसा होता है, माइक्रो फोकस। अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ फोकस देखे थे। ठीक, तो जो mm की रेंज में होता है 10 to 20 mm, हम लोगों ने वहां पे कहा था कि इमेज को यदि हमें अच्छी इमेज चाहिए तो क्या करना है, हमें अपने फोकस को छोटा छोटा रखना है, यानी मिनी फोकस के आसपास रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों को यदि इमेज बड़ी चाहिए तो फिर मुझे निश्चित तौर पे माइक्रो फोकस की ओर जाना पड़ता है। क्लियर?
माइक्रो फोकस यानी माइक्रो फोकस होने से क्या होगा कि अब आपने अपने फोकस के साइज को बड़ा ले रखा है। यदि फोकस का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा रे क्या करेंगी, आपकी प्रोपागेट करने वाली है। क्लियर। दूसरी जो चीज होनी चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट पास में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्रॉक्सिमिटी, शुड हैव प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ रेडिएशन। यानी जितना हो सके इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें अपने सोर्स ऑफ रेडिएशन के पास लेके आना है। ठीक है, क्या करना है, इमेज मैग्निफिकेशन चाहिए मुझे। इमेज कैसा चाहिए, बड़ी चाहिए, और बड़ी चाहिए तो निश्चित तौर पे सबसे पहला काम तो हमें माइक्रो फोकस का यूज करना है। दूसरा क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जितना हो सके मुझे किसके, सोर्स के पास रखना है। वहीं जो है इमेज, जो हमारी फिल्म है वो जितनी ज्यादा दूर से दूर हो सके उतनी दूर रखनी है। क्लियर। यदि मुझे इमेज बड़ी चाहिए तो क्या करना है, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में होना चाहिए हमारे फोकस के, यानी लाइट रेंज के पास रखना चाहिए। क्लियर। दूसरा हमारी जो स्क्रीन है वो कहाँ होनी चाहिए, जितनी हो सके दूर होनी चाहिए। क्लियर। ये सिंपली क्या है, एक तरीके से आपके लेंस लॉ से ही तो निकला है कि लेंस लॉ क्या कहता था कि ऑब्जेक्ट को यदि आप उसके फोकस, यदि ये फोकस से और इसके बीच में रख देंगे तो जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनने वाली है, वो इनफाइनाइट पे ही बनती है और बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बनती है। क्लियर। इनफाइनाइट पे बनती है और बहुत बड़ी बनती है। ऐसा होता था ना, बिल्कुल सेम चीज यहां पे यूज होती है कि यदि इस तरीके से लाइट रेज जाएगी, ये कभी आपस में यदि फोकस, क्योंकि फोकस तो यहां होगा तो फोकस से जो आने वाली लाइट होगी वो बिल्कुल कहां पे, इनफाइनाइट पे इसे क्रिएट करने वाली है। यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है हमारे कहां पे, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक में। यानी आप सोर्स के जो फोकस है उससे जितना पास लाएंगे ऑब्जेक्ट को और फिल्म को जितना दूर रखेंगे तो आपकी इमेज उतनी ही बड़ी बनती चली जाएगी। क्या बनती जाएगी, इमेज आपकी उतनी ही बड़ी बनने वाली है। ठीक, वहीं पे क्लियर। और यदि यहां पे मैं ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस की बात करूं, ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस की बात करूं तो इस केस में सिंपली मेरा जो एफ है साइज ऑफ फोर्स, साइज ऑफ क्या, फोकस, साइज ऑफ फोकस। क्लियर। इनटू यदि मैं करूं क्या, मुझे यहां पे टी थिकनेस की बात करते थे, ठीक, या सिंपली कह देते थे डिस्टेंस ऑफ द फिल्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है आपको, डीएफ माइनस डी डी, डीएफ माइनस डी डी, और अपॉन में क्या रखना है आपको, डी डी, यानी क्लियर। तो यहां पे नीचे डी डी यानी डिफेक्ट या ऑब्जेक्ट की आपके सोर्स से डिस्टेंस। क्लियर। अब आपको ये क्या है, ये क्या है आपका ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस है ना, ये क्या है आपकी ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस। यदि ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस है तो इसको क्या करने वाले हैं आप, इसको आपको कम से कम रखना है। यहां से चेक कर लीजिए, इसको आपको कम से कम रखना है। ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस को क्या करना है, आपको कम से कम करना है। और यदि ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस को आपको कम से कम करना है तो निश्चित तौर पे आपका डीएफ क्या होना चाहिए, उतना ही बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीएफ आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक, तभी आपकी क्या होने वाली है, ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस कम से कम होगी। क्लियर। ठीक, तो क्या क्या होनी चाहिए, यदि इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक का काम क्या है कि हमें इमेज बड़ी करके देखना है, और यदि इमेज बड़ी करके देखना है तो आपका फोकस कैसा होना चाहिए, एक तो माइक्रो फोकस होना चाहिए, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपके सोर्स के बिल्कुल जितना हो सके करीब रखना है, और आपकी फिल्म क्या है, जितनी ऑब्जेक्ट से दूर हो सके, सोर्स से जितनी दूरी पे रह सके उतनी दूर लेके जानी है। क्लियर। ठीक है, तो आपको इमेज तो बड़ी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है इसमें अब क्या है, आपने माइक्रो फोकस का यूज किया है, यानी जो बीम की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वेरी करेगी, मतलब ढेर सारी आपको वेवलेंथ की वहां पे जाने वाली है बीम्स। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है कि जो इमेज का जो इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग करती है। क्या करती है, टाइम कंज्यूम करती है एक इमेज को बनाने के लिए। ठीक, तो ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा आपको कॉस्टली भी पड़ने वाला है। कॉस्टली क्यों, क्योंकि आप ओवरऑल एक्सरे पे आप उतनी ही देर आपको लाइट ऑन करके रखने वाली है, उतनी ही देर आपको यहाँ पे लाइट सोर्स भी देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आपका फोकस बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेज आपको क्या करनी होंगी, इमिट करनी होंगी।
तो कॉस्टली भी पड़ती है टेक्निक। ठीक, यदि आपको इमेज बड़ी चाहिए तो ये तो क्लियर है कि आपका फोकस माइक्रो फोकस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सोर्स के पास होना चाहिए, फिल्म मेरी कहाँ होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये कैसी टेक्निक है, ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, वेवलेंथ वेरी कर रही है, तो आपको जो इमेज बनेगी वो इमेज बनने में टाइम लगने वाला, और जब टाइम लगेगा तो ये क्या हो, जितना ज्यादा टाइम लगने वाला है उतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई भी देनी पड़ेगी उतनी, और दूसरा माइक्रो फोकस है तो और ज्यादा बीम्स का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ये टेक्निक हमारी कॉस्टली भी पड़ती है। क्लियर? ठीक है, ये है बेसिक हमारी क्या, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक। किसके लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए? सिंपली हम लोग यूज करते हैं इसे कि हमें कब, जब हमारी इमेज के साइज को क्या होना चाहिए, बड़ा रखना। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोग्राफी। क्या कहते हैं? न्यूट्रोग्राफी। न्यूट्रोग्राफी, न्यूट्रोग्राफी ये टेक्निक सिंपली क्या है, न्यूट्रो का मतलब यहाँ पे है न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप ना एक्सरेज का यूज करते हैं, ना आप गामा रेज का यूज करते हैं। न्यूट्रोग्राफी में आप क्या करते हैं, न्यूट्रॉन बीम्स का यूज करते हैं। किसका? न्यूट्रॉन बीम्स का यूज करते हैं। न्यूट्रॉन बीम्स का यूज करने से फायदा क्या होता है, ये स्कैटर्ड नहीं होती। स्कैटरिंग कैसी होती है इनकी, बिल्कुल लेस होती है। स्कैटरिंग कैसी होती है, लेस होती है, क्योंकि चार्ज लेस होते हैं। कैसे होते हैं, चार्ज लेस होते हैं, तो इनकी स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। जब ये अपने पास से डेविएट ही नहीं करते तो क्या करते हैं, इमेज भी बहुत अच्छी क्रिएट करते हैं। पर मेन कमी यदि इस टेक्निक की बात की जाए तो इसकी सबसे ज्यादा जो मेन कमी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, सोर्स यानी न्यूट्रॉन बीम्स, सोर्स या कहते हैं न्यूट्रॉन बीम्स। यहां जो सबसे बड़ी कमी होने वाली है वो क्या होती है, ये टेक्निक है तो बहुत अच्छी, स्कैटरिंग बहुत कम होती है, क्या होती है, इमेज भी बहुत क्लियर होती है, लेकिन क्या होता है, ऐसे सोर्स नहीं मिल पाते जो न्यूट्रॉन बीम्स का क्रिएशन कर पाए। ठीक, ये इतनी ज्यादा जो न्यूट्रॉन बीम्स चाहिए वो क्या हो, मुझे अवेलेबल नहीं होती। कहां पे अवेलेबल होती है न्यूट्रॉन बीम्स, तो आप जान सकते हैं कि सिंपली कहां होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में निकलेगी। कहां पे निकलेगी, न्यूक्लियर रिएक्टर में निकलेगी। जब आप यूरेनियम में क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन यदि यहाँ पे अटैक कराते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता था, और फिर क्या बनते थे, 3 न्यूट्रॉन का क्रिएशन हो जाता था। तो वहां पे मिल सकती है न्यूट्रॉन बीम, लेकिन क्या आपको वो अवेलेबल होता है। ठीक, पॉसिबिलिटी कैसी होती है इसमें, लेस पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कोई इस तरीके का काम करने देगा। ठीक, टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है, इसमें जो सोर्स है वो उसका अवेलेबल होना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इसका क्या होता है, बहुत कम यूज होता है। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है कि ये क्या करती है, ये यूज की जाती है, मेन एप्लीकेशन है इसका कि आप इसे यूज करते हैं कहां, आपको मॉइस्चर कंटेंट यदि निकालना है, किसमें, मॉइस्चर कंटेंट इन इंसुलेशन। यदि इंसुलेशंस में आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो उस समय आप न्यूट्रोग्राफी का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक एक ऐसी टेक्निक है जो हमें पता है कि बहुत उपयोगी है। स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, इसकी अवेलेबिलिटी मेन इशू होता है, ये अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, यूज बहुत कम होता है। क्लियर? वही बात करते हैं आप किसकी, तीसरी टेक्निक की। तीसरी टेक्निक है हमारी कॉम्पटन स्कैटर टेक्निक। कौन सी, कॉम्पटन स्कैटर टेक्निक, कॉम्पटन स्कैटर टेक्निक। अब जरा ध्यान करिए कि आपने कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ी थी। ठीक, जब आपने कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ी थी तो उसमें क्या हो रहा था कि जब आपका कोई भी एटम है यदि, ठीक है, जिसमें चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यदि हाई इंटेंसिटी रेडिएशन हमारा जाता था, ठीक, और कहीं पे टकराता था तो क्या करता था, एक तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी टेक प्लेस करता था, कुछ रेडिएशन क्या होता था, यदि लैम्डा था तो ये लैम्डा डैश से कुछ अलग एनर्जी के साथ क्या होता था, बाहर आता था। क्लियर? यानी यहाँ पे एनर्जी यदि इवन है, हायर एनर्जी का, तो यहाँ पे क्या होता था, कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देकर के उसे इजेक्ट करा देता था और कुछ एनर्जी के साथ बाहर जाता था। यानी जो E2 होती थी ये निश्चित तौर पे E1 से कम होने वाली थी। क्लियर? अब इस टेक्निक का भी यूज किया जाता है कहाँ पे,
आपकी इमेज क्रिएशन में। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, ये सिंपली बैक, इसमें एक टर्म और है बैक स्कैटर टेक्निक। तो बैक का मतलब क्या है कि यदि इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपके जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में आपको एक्सरे रेज आपकी पहले प्रोमोट की जाती है। ठीक है, और इसमें जो एक कोलीमीटर का यूज किया जाता है जो एक्सरे के जो बीम निकल रही है उसको एक बीम में कन्वर्ट करने का, मतलब उनकी स्कैटर यहाँ पर रास्ते में किसी तरीके की स्कैटरिंग ना हो, उनको एक प्रॉपर मैनर में बीम डायरेक्शन में देने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कोलीमीटर का यूज करते हैं। ठीक, कोलीमीटर का यूज करते हैं। ये क्या करती है, ये करती है एक्सरेज को बीम से प्रोवाइड करती है। क्या करती है, एक्सरेज प्रोवाइड एक्सरेज टू बीम से, प्रोवाइड एक्सरेज टू बीम शेप, इनको बीम शेप में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक, कोलीमीटर क्लियर। अब क्या होता है जब एक्सरेज आपके ऑब्जेक्ट से टकराती है, ठीक, तो अब यहां से पता है टकराने के बाद क्या होगा, इनमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या होने वाला है, बाहर आने वाला है, क्योंकि कॉम्पटन हायर एनर्जी रेडिएशन है जो टकरा करके कुछ ना कुछ रेडिएशन स्कैटर्ड करेगा। ठीक, यदि स्कैटर्ड करेगा तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए स्कैटर्ड होके बाहर आ रहा है। ठीक, तो जब ये रेडिएशन स्कैटर्ड होके बाहर आ रहा होता है तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक डिटेक्टर। क्या यूज करते हैं, एक डिटेक्टर यूज कर लेते हैं दोनों तरफ। क्लियर, ये डिटेक्टर का काम क्या है कि वो ये देखने की कोशिश करेगा कि आपकी जो हायर इंटेंसिटी है, जो एक्सरे बीम जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो किस जगह पे है। ठीक, एक डिटेक्टर, तो क्या हुआ, एक डिटेक्टर यूज करते हैं जो ये गेन करने की कोशिश करेगा कि भाई जो बैक रेडिएशन आ रहा है बैक होकर के वो उसकी इंटेंसिटी कहां पे सबसे ज्यादा है। ठीक, इसके बाद यहां पे यूज किया जाता है डायाफ्राम। ठीक, डायाफ्राम में क्या होती है, ये डायाफ्राम में सिंपली क्या होता है कि यहां पे आके आपकी इमेज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, यहां पे आपकी इमेज क्रिएट होती है। क्लियर, यहां पे क्या किया गया, यहां पे जो कॉम्पटन का बैक स्कैटर रेडिएशन जो बाहर निकल रहा था उसका यूज किया जाता है इमेज क्रिएशन में। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है कि यहां पे आप जब ऐसी किसी चीज का यदि आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ एक साइड की इमेज चाहिए, कहां पे, ओनली वन साइड इमेज, ओनली वन साइड इमेज, यदि आपको केवल एक साइड की ही इमेज चाहिए, ओनली वन साइड इमेज रिक्वायर्ड। यदि आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जहां से आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक ही तरफ की इमेज चाहिए, दूसरी तरफ की नहीं चाहिए। ठीक, तो ऐसे उसमें क्या होता है, यदि सिर्फ आपको इस एक सरफेस की इमेज चाहिए तो आप कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक, यहां पे क्या होता है, एक्सरे बीम जाकर के इस सरफेस पे टकराती है, इसको सफिशिएंटली डिस्टेंस पे रखा जाता है। ठीक, वहां से टकराने के बाद आपका जो बैक रेडिएशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, इस इमेज की ही फोटोग्राफी क्रिएट करता है, यानी इस सतह की ही आपकी क्या करता है, फोटो क्रिएट करता है। क्लियर, ठीक है, केवल वन साइड की ही इमेज क्रिएट होती है। क्लियर, अब यदि आपको दोनों तरफ की यदि इमेज चाहिए होगी तो तब ये कैसी हो जाएगी, स्लो टेक्निक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें तो क्या, एक ही तरफ की एक बार में इमेज क्रिएट होगी, फिर दूसरी तरफ की अलग इमेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये टेक्निक कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक किस लिए यूज की जाती है, यदि आपको केवल एक तरफ की इमेज चाहिए तो आप क्या करते हैं, कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, तो अब हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक देख ली, इमेज मैग्निफिकेशन टेक्निक बड़ी इमेज के लिए हो गई, न्यूट्रोग्राफी क्या है, न्यूट्रॉन का यूज यदि किया जाए तो न्यूट्रोग्राफी टेक्निक हो गई। वही तीसरी टेक्निक थी हमारी कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक, यदि हमें सिर्फ एक सरफेस पे ही चाहिए, एक ही तरफ की इमेज चाहिए तो आप क्या करते हैं, कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक का यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो बैक होकर के जो रेडिएशन आएगा उसके पास सिर्फ क्या होगी, उसी सरफेस की जानकारी होगी जिस सरफेस से वो रिटर्न हो रहा है। क्लियर, इसके बाद जो टेक्निक आती है वो है कि जैसे जैसे हम लोगों को कंप्यूटर आने शुरू हुए, कंप्यूटर टोमोग्राफी, किसकी बात करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। जैसे जैसे कंप्यूटर आने शुरू हुए, हमारे पास अच्छे स्कैनर आ गए, अच्छे क्या हो गए, कैमराज आने शुरू हुए, तो फिर क्या होने वाला है, निश्चित तौर पे उनका भी क्या होने वाला है, यूज होने लगा हमारी किसमें, इस रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में। क्लियर, तो एक जो अगली टेक्निक बनती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर या स्कैनर्स का यूज करते हैं। इसको मेनली तीन तरीके की टेक्निक इसमें यूज की जाती है। सबसे पहली जो टेक्निक होती है सिंपली कि डिजिटाइजेशन ऑफ रेडियोग्राफ, डिजिटाइजेशन ऑफ
रेडियोग्राफ, डिजिटाइजेशन ऑफ रेडियोग्राफ। इसमें क्या किया गया कि आपका जो आप पहले पूरी एक्सरे फिल्म क्रिएट करिए। इसमें क्या है, आप पहले क्या करिए, पूरी एक्सरे फिल्म करिए, ठीक। एक्सरे फिल्म क्रिएट करने के बाद आप क्या करिए, उसे क्या करिए, लेजर बीम या ठीक किसी लाइट सोर्स से क्या करिए, उसको लाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद क्या करिए, उसकी आप डिजिटल फोटो बना दीजिए। क्या बना दीजिए, उसको डिजिटल फोटोग्राफी में या डिजिटल इमेज में आप कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिजिटल इमेज में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। और यदि डिजिटल इमेज में आपने कन्वर्ट कर दिया तो क्या निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, अब इसको आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। आपको कम मेमोरी भी क्या होगी, लेस स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब एक एक्सरे फिल्म को संभाल के रखना क्या है, दिक्कत है काम का। लेकिन यदि आपने उसको किस में, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर दिया तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इजीली क्या कर लेंगे, स्टोर कर सकते हैं, ठीक। इसी चीज को और आगे बढ़ाती है हमारी जो टेक्निक है, वो है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। क्या है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में क्या किया गया, इसमें एक्सरे फिल्म का यूज ही नहीं किया गया। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी ये कैसी है, ये फिल्मलेस टेक्निक है। कैसी है, ये फिल्मलेस टेक्निक है। इसमें किसी भी तरीके की आप फिल्म का यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप इमेज क्रिएट करेंगे, किसमें, इमेज क्रिएट ऑन फॉस्फर स्क्रीन, ऑन फॉस्फर स्क्रीन। यानी कौन सी स्क्रीन है ये, जो सीआरओ में आप इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कराते थे तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते, लाइट इमिट करते थे, ठीक, और एक तरीके की पिक्चर क्रिएट करते थे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सरेज का यूज करेंगे, ठीक। एक्सरेज का यूज करके आप इमेज कहाँ पे क्रिएट करेंगे, अब इमेज आप एक्सरे फिल्म में क्रिएट नहीं करने वाले, आप इमेज क्रिएट करेंगे फॉस्फर स्क्रीन पे। किसमें, फॉस्फर स्क्रीन पे, ठीक। अब यदि क्लियर, जबकि ये एक्सरे फिल्म रियल में क्या होते थे, सिल्वर हैलाइड्स होते थे, इसमें सिल्वर हैलाइड्स, ठीक। तो उनमें आप इमेज को स्टोर करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप इमेज को स्टोर करेंगे फॉस्फर स्क्रीन में। क्लियर। अब यदि आपने फॉस्फर स्क्रीन में अब जब इमेज क्रिएट की तो वहां पे जब इमेज क्रिएट होती है किसी सीआरओ स्क्रीन पे, क्या वो परमानेंट होती है, क्या नहीं। तो अब जैसे ही वहां पे इमेज क्रिएट हुई, फिर आप क्या करते हैं, वहां पे किसी स्कैनर का यूज करते हैं, स्कैनर, सीआर स्कैनर का, या फिर किसका यूज करेंगे, कैमरा का यूज कर लेंगे, ठीक। क्लियर। और उसकी क्या कर लेते हैं, एक फोटो ले लेते हैं। जो इमेज आपकी क्रिएट हुई किसमें, फॉस्फर स्क्रीन में, उसमें स्कैनर का यूज किया या कैमरा का यूज किया, उसको क्या किया, उसकी फोटो ले लिया आपने, ठीक। और उसको फिर इसके बाद आप पास कराते हैं लेजर बीम से। किससे, लेजर बीम से पास करा दीजिए। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो गई होगी। क्लियर। किसमें, डिजिटल इमेज में। तो इसमें किसी भी तरीके की इस टेक्निक में एक्सरे फिल्म की जरूरत नहीं है। यानी आपको सिल्वर हैलाइड्स का जो यूज हो रहा था, जिलेटिन के साथ सिल्वर हैलाइड्स एक एक्सरे फिल्म बना रहे थे, उसकी अब जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आप फॉस्फर स्क्रीन पे आप अपनी इमेज क्रिएट करेंगे और उसके क्या करेंगे, उसे स्कैन कर लेंगे, ठीक। और उसको स्कैन करने के बाद लेजर बीम से पास कराकर उसकी एक डिजिटल इमेज गेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिजिटल इमेज गेन कर लेते हैं, ठीक। और डिजिटल इमेज, अब आपको पता है, एक फोटो आपके पास है, उस फोटो को आप स्टोर कर लीजिए, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वहीं जो तीसरी तरीके की टेक्निक है वो कहलाती है डायरेक्ट रेडियोग्राफी। ये कैसी है, इन्हीं सारी चीजों को मिला करके यदि क्या कर दिया जाए, तेज प्रोसेस कर दिया जाए, ये कैसी है, फास्ट प्रोसेस टेक्निक है। कैसी है, फास्ट प्रोसेस टेक्निक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो एक्सरे इमेज है, जैसे ही एक्सरे इमेज कन्वर्ट आती है उसको तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, डिजिटल इमेज में। यानी हाई, जो डिजिटल इमेज में डायरेक्टली कन्वर्जन किया जाता है, यानी तेज कन्वर्जन होता है, ठीक। इसमें आपका डायरेक्टली कन्वर्जन होता है, यानी हाई क्वालिटी स्कैनर्स होते हैं। क्या होते हैं, हाई क्वालिटी स्कैनर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इमेज को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी डायरेक्टली डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपके क्या आने लगे, माइक्रो प्रोसेसर आए, कंप्यूटर आए, तो उनका भी यूज रेडियोग्राफी में करके क्या किया गया, नई तरीके की टेक्निक्स क्या की गई, ऑब्टेन की गई। अब इनसे फायदा क्या हुआ, इनसे फायदा ये होने लगा कि एडवांटेज क्या हो गए, आप अब इजीली बता सकते हैं। एक तो क्या होने वाली है, जैसे ही आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सबसे पहला एडवांटेज तो हो जाता है कि जो प्रोसेसिंग है वो कैसी हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है फास्ट, ठीक। जैसे ही आप कहेंगे प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। दूसरा,
अब आप एक्सरे बीम में क्या है, अब आपका जो ह्यूमन कांटेक्ट था, जो एक्सरे बीम के पास ह्यूमन का कांटेक्ट था, वो भी क्या हो गया, लेस हो जाता है। तो ये कैसी हो जाती है, सेफ इन ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसा हो जाता है, एक्सरे करने का वो ऑपरेशन सेफ हो जाता है। क्लियर, ठीक है। वहीं पे यदि बात की जाए तो ऑपरेशन कॉस्ट भी लो हो जाती है। क्यों ऑपरेशन कॉस्ट क्यों लो हो गई, क्योंकि कई टेक्निक्स में तो एक्सरे फिल्म की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप डिजिटल उसमें फॉर्मेट में ही यूज कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, ऑपरेशन कॉस्ट कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक, ऑपरेशन कॉस्ट लो हो जाती है, ओवरऑल कॉस्ट नहीं। इनिशियल कॉस्ट में भी हाई, इनिशियल कॉस्ट कैसी होगी, आप कंप्यूटर प्रोसेसर स्कैनर्स ये खरीदेंगे तो वो निश्चित तौर पे आपकी क्या होने वाली है, महंगे पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑपरेशन कॉस्ट आपकी लो है, यानी अब आप एक एक्सरे का जो निकालने वाले हैं वो ऑपरेशन कॉस्ट आपकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाने वाली है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाने वाली है। और क्या हो जाएगा, हैजार्ड्स कैसे हो जाते हैं, हैजार्ड्स टू एनवायरनमेंट, हैजार्ड्स टू एनवायरनमेंट कैसे होने वाले हैं, यदि हम लोगों का अब एक्सरे क्या होगा, यदि हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, स्कैनर का यूज कर रहे हैं, तो किसी एक कमरे में ही बंद कर देंगे। ठीक, तो हैजार्ड्स टू एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक, बहुत लेस हो जाता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको एक कमरे में ही बंद करके रख दिया है। क्लियर, ठीक है। तो जब आप एक कमरे में ही बंद करके रख देते हैं तो क्या हो जाता है, हैजार्ड्स बिल्कुल ही कम हो जाता है। उनको क्या कर लिया जाता है, जो एक्सरेज बची होती है, रिमेनिंग होती हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, उनको सोक कर लिया जाता है, यानी क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करा लिया जाता है किसी चीज में। ठीक, तो हैजार्ड्स भी कम हो गया, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, ऑपरेशन सेफ हो गया। ठीक, ऑपरेशनल कॉस्ट कैसी हो जाती है, वो भी लेस हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेज मिलने लगे जैसे जैसे हमारे क्या हो गए, कंप्यूटर्स को हमने क्या किया, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में यूज किया। तो ये कुछ तरीके की हमारी क्या थी, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स थी, जो मेनली 4 प्रकार की हम लोगों ने डिस्कस की है। इमेज मैग्निफिकेशन, बड़ी इमेज के लिए न्यूट्रोग्राफी, न्यूट्रॉन का यूज कर लिया तो न्यूट्रोग्राफी हो गई। वही कॉम्पटन बैक स्कैटर टेक्निक, यदि सिर्फ सिंगल एक सरफेस पे ही हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए तो। और वही कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी क्या करना है, डिजिटल इमेज गेन करनी है, आपको स्टोरेज आपका कम करना है। तो ये सारी चीजें फिर क्या होने वाली है, कंप्यूटर और प्रोसेसर का यूज होने लगा। तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। अब आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट रेडिएशन हैजार्ड्स। आपको पता है एक्सरेज कैसी हैं, एक्सरेज हो चाहे गामा रेज हो, ये क्या करती है, हेल्थ को भी नुकसान करती हैं। ठीक, तो इस पे भी क्या होता है, आपको क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई किस किस तरीके से आप बचाव करेंगे, किस तरीके से आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात की जा करना जरूरी है, क्योंकि ये कैसी हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, तो बात करते हैं कि भाई क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, किस तरीके से हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है, इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज, इक्विवेलेंट डोज की जो यूनिट है उसे कहते हैं साइवर्ट। क्या कहते हैं, इसकी यूनिट होती है साइवर्ट, यानी एसबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये क्या होती है इक्विवेलेंट डोज, एब्जॉर्ब डोज, कितनी आपने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब डोज। ठीक, एब्जॉर्ब डोज यानी कितने यूनिट मास में आपका रेडिएशन है। ये क्या बताता है एब्जॉर्ब डोज, कि रेडिएशन इन यूनिट मास, आपके यूनिट मास में कितना रेडिएशन गया है उसको गेन करने की कोशिश करता है। और इसकी यूनिट होती है ग्रे, किसमें, इसको ग्रे में मेजर किया जाता है। क्लियर, वहीं पे एक होता है रेडिएशन बेजिंग फैक्टर। क्या होता है, रेडिएशन बेजिंग फैक्टर, रेडिएशन बेजिंग फैक्टर। ठीक, ये क्या है, एक तरीके का फैक्टर है जो सिंपली क्या बता, ये कोई भी फैक्टर होता है तो क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो होता है कैसे कैसे, हार्मफुल टू हार्मलेस, यानी आपकी बॉडी में जो रेडिएशन गया है उसका कितना पोर्शन हार्मफुल है और कितना हार्मलेस है किसी बॉडी में, यदि इसका रेशियो ले लिया जाए तो रेडिएशन बेटिंग फैक्टर बन जाता है। यदि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट डोज मिल जाती है, जिसकी यूनिट क्या है, साइवर्ट। इसकी वैल्यूज आपको गिवन होती हैं कि भाई यदि आपकी बॉडी में 0 से 0.25 साइवर्ट है तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक, यदि इतना रेडिएशन है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। वहीं यदि 0.25 से यदि ये 0.5 साइवर्ट पहुंच गया तो ये क्या करने लगेगा, आपके ब्लड में क्या करेगा, टेम्परेरी चेंज करने लगेगा। कैसा, टेम्परेरी चेंज इन ब्लड, क्या करेगा, टेम्परेरी चेंज इन ब्लड, ब्लड में आपके क्या होने वाला है, थोड़ा चेंज अगर करा देगा। ठीक, वहीं यदि आपने 0.5 से लेकर के यदि 1 SB तक ले लिया,
ठीक, यदि इतना रेडिएशन आपके अंदर जा रहा है तो ये आपको नौसिया, ठीक, नोज की प्रॉब्लम्स और फटीग यानी थकान महसूस कराना शुरू कर देगा। वहीं यदि आपके बॉडी के अंदर 2 से 2.5 एसपी इतने साइवर्ड यदि जा रहा है रेडिएशन, तो ये आपके लेथल केसेस में जाने लगेगा। कैसा होगा? आपको बीमार बनाने के लिए सफिशिएंट रेडिएशन हो जाता है। ठीक, इससे एबव यदि आप जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक, तो अब देखते हैं कौन कौन से चेंजेस ये कर आता है हमारी बॉडी में, तो ये कौन कौन से इफेक्ट डाल सकता है, यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये क्या क्या कर सकता है। ये सोमैटिक चेंज कर सकता है। सोमैटिक चेंजेस का मतलब क्या होता है कि सिंपली हमारे टिश्यू क्या किन पे इफेक्ट डाल सकता है, सोमैटिक चेंजेस कर सकता है, यानी टिश्यूओं को इफेक्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये हेरिडेटरी चेंज भी कर सकते हैं। रेडिएशन क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कि हेरिडेटरी भी चेंज कर सकते हैं। जब एटॉमिक बम गिरता है तो उससे जो रेडिएशन निकलता है क्या करता है, वो पूरी तरीके से हेरिडेटरी ही चेंज कर देता है। यानी आपके जो आपकी आने वाली पीढ़ी होती है वो कैसी होती है, लंगड़ी पैदा होती है, या कभी हाथों से डिफेक्ट होता है, कभी आंखों में डिफेक्ट होता है, इस तरीके की। तो ये हेरिडेटरी चेंज भी कर देते हैं। हेरिडेटरी चेंज का मतलब क्या करते हैं, ये आपके स्पर्म एंड एग को इफेक्ट करते हैं। स्पर्म एंड एग्स को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं, कर सकता है रेडिएशन। और क्या कर सकता है, कैटरैक्ट कर सकता है। कैटरैक्ट मतलब क्या, आंखों में जो आई लेंस है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, कैटरैक्ट कर सकता है, यानी आंखों का जो लेंस होता है उसको भी क्या, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। और नन मैलिग्नेंट यानी जो आपका मेलेनिन होता है, कौन सा, मेलेनिन टिश्यू, आपकी स्किन का जो कलर जनरेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में कलर होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है, मेलेनिन टिश्यू। तो यदि ये क्या करता है, उस मेलेनिन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, आपका रेडिएशन मेलेनिन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी आपकी स्किन को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है एक्सरे रेडिएशन। और क्या 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 हो सकता है, आपकी इस तरीके से कैंसर सेल्स को भी जनरेट कर सकता है। ठीक, कैंसर भी आपको यदि लॉन्ग टर्म तक यदि इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे रहता है तो क्या कर सकता है, कैंसर्स को भी जनरेट कर सकता है। वहीं सेल डिप्लीशंस भी कर सकता है, यानी छोटी सेल्स को क्या कर सकता है, खत्म ही कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी बोन मैरो या इनमें से यदि गया तो क्या कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये रेडिएशन के क्या है, इस तरीके के बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। क्लियर। तो अब यदि किसी उसमें बात की जाए, अब किसी यदि वर्कर को रियल में रेडिएशन पे काम करना ही है, ठीक, यदि आपका कोई ऐसा एरिया है जहां रेडिएशन पे काम करना ही है, तो निश्चित तौर पे वहां पे क्या होना चाहिए, जब वर्कर जो पर्सन होगा जिसको काम करना है, तो यदि वो पहली बार एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसका फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट में निश्चित तौर पे उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए आफ्टर 4 मंथ। चेकिंग आफ्टर 4 मंथ। यदि उसका पहला एम्प्लॉयमेंट है तो 4 मंथ के बाद उसको क्या करना है, आपको चेक आउट करना है कि उसकी बॉडी में किसी भी तरीके का रेडिएशन चेंज तो नहीं आ रहा। वहीं यदि किसी ऐसा पर्सन है जो कॉन्टिन्यूसली उस पे काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन पे है, ठीक, तो यदि कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसकी जो चेकिंग होनी चाहिए रेडिएशन के लिए क्या होनी चाहिए, वो 14 मंथ में निश्चित तौर पे हर एक बार होनी चाहिए। 14 मंथ, वंस इन अ 14 मंथ। ठीक है, नया एम्प्लॉयमेंट है तो 4 महीने में ही आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई उसमें किसी तरीके का इफेक्ट तो नहीं आ रहा। वहीं यदि आपका 14 मंथ यदि व्यक्ति है जो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा उसके उसमें रेडिएशन पे, तब भी आपकी चेकिंग क्या करनी है, 14 मंथ में, हर 14 मंथ में उसकी चेकिंग एक बार तो करनी पड़ेगी आपको। यदि कोई पर्सन है तो नया एम्प्लॉयमेंट होगा तो 4 मंथ में, और यदि उसमें कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, उसके उसमें बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आया 4 मंथ में, तो उसको हर 14 मंथ में क्या करना है, आपको एक बार चेकिंग के लिए भेजना होगा कि रेडिएशन किसी तरीके का उसमें इफेक्ट तो नहीं डाल रहा। इसके अलावा जितनी भी रेडिएशन इंडस्ट्री होती है, क्या होती है, जितनी भी रेडिएशन इंडस्ट्री होंगी, ठीक, रेडिएशन इंडस्ट्रीज होंगी, वो एक क्या करने वाली हैं, एक रेडिएशन ऑफिसर रखेंगी। क्या रखती हैं, एक रेडिएशन ऑफिसर रखती है। ठीक, रेडिएशन ऑफिसर का काम क्या होता है,
रेडिएशन ऑफिसर रखती हैं। वो उसके मेन काम क्या होंगे, एक तो सबसे पहले क्या बताना है इसे कि ये प्रिपेयर करेगा, इसका काम क्या है, टू प्रिपेयर सेफ्टी प्रिकॉशन, जो ये बताएगा कि किस किस तरीके के यदि इतने एसवी वाला रेडिएशन है तो उसमें किस किस तरीके से आपको क्या करने वाला है, आपको किस तरीके के प्रिकॉशन चाहिए, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, इसके बारे में बताएगा। ठीक, और दूसरी क्या करने वाला है, जो ये बात रखेगा, डील्स डेली, क्या करेगा, डील्स विद डेली रेडिएशन इशू, जो किसी भी तरीके के यदि रेडिएशन से इशू आ रहे हैं उनके बारे में भी क्या करने वाला है, यही ये रेडिएशन ऑफिसर उनको भी डेली बेसिस पे ट्रीट करने वाला है। क्लियर, और क्या करने वाला है, ये एक चीज और करेगा कि ये मेंटेनेंस भी बना के रहेगा, क्या करेगा, मेंटेन इक्विवेलेंट डोज रिकॉर्ड, इक्विवेलेंट डोज रिकॉर्ड, यानी कौन सा पर्सन किस इक्विवेलेंट रेंज में है, कितनी डोज उसके ऊपर जा रही है, उसका भी एक क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करेगा। और नेक्स्ट उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस, यदि किसी तरीके का रेडिएशन स्कैटर्ड होने लगा या किसी तरीके से रेडिएशन लीक हो रहा है तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस में उस व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सके। क्लियर, और क्या करने वाला है, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। ठीक, इसका और क्या काम होगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, और क्या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, और क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है वर्कर्स को, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा किसको, वर्कर्स को, टू वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आल्सो, जो मैनेजमेंट होगा कि भाई इस जगह पे इस तरीके के काम नहीं चल रहे हैं या इस तरीके से और फैसिलिटीज की जरूरत है, इसके बारे में भी क्या करने वाला है, यही चीफ आपका जो रेडिएशन ऑफिसर है काम करता है। ठीक, तो इन सब के बाद रेडिएशन ऑफिसर्स के बाद जो जनरल हमें पता चलते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जनरल प्रिकॉशंस की बात करें तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी, यदि आप किसी रेडिएशन फील्ड में जाते हैं तो आपको कौन कौन से आपको प्रिकॉशन लेने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है कि जो भी आपके रेडिएशन एपरेटस हैं, रेडिएशन एपरेटस must be used only by trained workers, क्या होने चाहिए, जो रेडिएशन ऑपरेटर्स हैं आपके वो सिर्फ और सिर्फ कौन, ट्रेंड वर्कर्स ही यूज करेंगे। ठीक, दूसरा हमेशा क्या होना चाहिए, ऑल वर्कर्स मस्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बियर एप्रन, क्या होना, एप्रन पहन के काम करने चाहिए। अब एप्रन कौन सी होनी चाहिए, जो कम से कम कितनी, एटलीस्ट 0.3 mm लेड के थिकनेस वाली होनी चाहिए, यानी इतने थिक लेड में जितना रेडिएशन गिरता है यदि उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आपके एप्रन में होनी चाहिए, ऐसा वैसा एप्रन नहीं होना चाहिए। ठीक, कि इतने कम से कम 0.3 mm लेड इक्विवेलेंस जो रेडिएशन होगा उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी वाला एप्रन होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ यूज रेडिएशन apparatus only when working safe, use radiation apparatus only when worked well, क्या हो, जब वो प्रॉपर मैनर में फंक्शन कर रहे हो उसी समय आपको उनको यूज करना है। यदि किसी भी तरीके की आपको क्या होने वाली है, आपको लगता है इस एपरेटस में खराबी है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर, और क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको बिहाइंड प्रोटेक्टिंग स्क्रीन काम करना है, बिहाइंड प्रोटेक्टिंग स्क्रीन काम करना है, यानी हर एक जो रेडिएशन मशीन बनाई जाती है उसमें क्या की जाती है, चारों तरफ एक स्क्रीन बनाई जाती है, उसके बाहर ही आपको रहना, उसके अंदर आपको किसी भी आपके क्या होने चाहिए, कोई भी आपका जो पार्ट है बॉडी का उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर, और क्या होना चाहिए, एक रिजिडली इन्फोर्समेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिजिडली
इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। किसी भी तरीके से जो भी लॉज वहां पे बनाए गए हैं उनका क्या होना चाहिए, इन्फोर्समेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में उनकी प्लानिंग की गई होनी चाहिए, प्रॉपर मैनर में उन्हें लोगों को फॉलो करना। क्या देख लिया कि किस किस तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, कि इन सारी चीजों में बात कर ली। अब इसके बाद बात यदि करते हैं तो केस स्टडीज के बारे में यदि बात की जाएगी तो केस स्टडीज में क्या होने वाला है कि वहां पे जब भी आप केस स्टडी किसी भी उसकी बताते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल, तो यानी आप एक्सरे का वर्किंग प्रिंसिपल बता देंगे चाहे जिसके रिस्पेक्ट में हो, और उसके कुछ डिफेक्ट्स मेंशन कर देंगे जो जो आप उस टेक्निक से जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की। तो एडवांटेज क्या क्या है कि भाई किसी भी मटेरियल में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक, परमानेंट रिकॉर्ड मिलेगा आपको। इमेज कैसी होने वाली है, परमानेंटली आप क्रिएट करेंगे तो परमानेंट रिकॉर्ड। सरफेस, बहुत सब सरफेस एंड सरफेस डिफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, सरफेस प्रिपरेशन की जरूरत कम होती है। क्यों, क्योंकि आपको कैसा है, आपका लेस कॉन्टैक्ट लेस ऑपरेशन, एक्सरे दूर से आने वाली है, किसी तरह कॉन्टैक्ट नहीं है तो सरफेस आपकी कैसी है उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज मेन क्या है, हैजार्डस है। कैसा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बॉडी को हमारे नुकसान पहुंचाता है। बाकी सारी वही कि रिजल्ट इनडायरेक्ट होंगे, स्किल टेक्नीशियन की जरूरत होगी। और सबसे दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि हाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होने वाली। कैसी है, हाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होने वाली है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट और इसमें यही एक ऐसा मेथड है जिसमें इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होने वाली है। ठीक, वहीं एप्लीकेशन में तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होती है। ठीक, इंडस्ट्री में चाहे कास्टिंग हो चाहे फोर्जिंग हो, हर एक तरीके के डिफेक्ट्स को गेन कर सकती है। और क्रिस्टलोग्राफी में यूज होती है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का एनडीटी का लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एक टर्म जरूर आता है, एकॉस्टिक इमिशन टेक्निक। ठीक, तो एकॉस्टिक इमिशन टेक्निक की बात की जाए तो उसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक तो रिंगिंग टेस्ट था, दूसरा हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। रिंगिंग टेस्ट में क्या करते थे, रिंगिंग टेस्ट में हम लोग कर रहे थे कि जो हमारा ये हथौड़ा होता था उससे हम क्या करते थे, साउंड प्रोड्यूस करते थे। मेन कमी आती थी कि वो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ईयर का यूज करते थे, और हमारे ईयर क्या होते थे, इतने ज्यादा सेंसिबल नहीं होते थे कि उस साउंड को इजीली डिटेक्ट कर पाए। जब बहुत बड़ा डिफेक्ट होता था तभी हम लोग डिटेक्ट कर सकते थे। लेकिन हम लोग क्या कर ले, यदि सेंसर्स का यूज करना शुरू कर दें उन साउंड वेव्स को, जो क्योंकि आपने रिंग किया है, और यदि रिंग किया है तो क्या एक तरीके की साउंड वेव्स ही तो निकली, और साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने का काम तो हम लोग अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर कर ही रहे थे। तो उनको यदि सेंसर्स का यूज इसमें कर दिया जाए तो जो टेक्निक बनती है, यानी रिंगिंग टेस्ट को और सेंसर्स को उसमें यूज कर दिया जाए तो जो टेक्निक बनती है उसे हम कहते हैं एकॉस्टिक इमिशन टेक्निक। क्लियर, तो एक टर्म इसी तरीके से होलोग्राफी आता है। होलोग्राफी में क्या है, सिंपली उसमें लाइट रेज यदि आप डालते हैं होलोग्राफी में किसी में, तो क्या होता है, एक कलरफुल इमेज आपके सामने आ जाती है। ठीक, तो उसी चीज, इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये एकॉस्टिक इमिशन टेक्निक। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा ऑप्टिकल और उसको होलोग्राफी को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का एनडीटी का सिलेबस क्या हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बचे हुए टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर, तो थैंक यू।